हेलो नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं आप ठीक ठाक होंगे। आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 का, जो कि हमारा चैप्टर चल रहा था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। उसका हम लोग नेक्स्ट लेक्चर देखने वाले हैं और इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि डीएनए का रेप्लिकेशन जो होता है उसके लिए उसकी क्या मैकेनिज्म होती है, कौन से एंजाइम्स होते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं, एवरीथिंग आज हम इस लेक्चर्स में देखने वाले हैं। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, आपको पता होगा कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए क्यों होता है। अपने जैसी कॉपी डीएनए तैयार कर देता है, दैट इज द रेप्लिकेशन। क्या करता है, दो टेम्पलेट का फॉर्मेशन करता है और दोनों एक प्रकार से कह सकते हैं जिसमें क्या होता है वो अपनी एक कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बनाती है, जिसमें एक पैरेंटल होता है, एक न्यूली सिंथेसिस होता है। और इस प्रकार की जो सिंथेसिस का स्कीम होता है इसको हम सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन के नाम से जानते थे, जो यस फेज में सेल साइकिल में हमने देखा था। समझ में आया। आज हम देखने वाले हैं उसी रेप्लिकेशंस के, डीएनए रेप्लिकेशंस के कौन कौन से मैकेनिज्म हैं। तो आइए देखते हैं उस स्टेप्स को, हम वन बाय वन समझेंगे। जिसमें सबसे पहला स्टेप्स आप देख पा रहे हैं, मैंने हेडिंग पे दे दिया अनजिपिंग या अनवेंडिंग, यानी इसको किसी तरह से पहले ओपन किया जाए, राइट। आइए उसी में हम लोग समझेंगे। इसमें पहला हम समझ लेंगे क्या कहता है ये। देखिए इसमें होता है सेपरेशन ऑफ डीएनए। क्या होता है, सेपरेशन ऑफ डीएनए। समझ में आया। यानी हम कहेंगे क्या होता है, हम ब्रेक डाउन कर देते हैं किसको, ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ये कहां पर होता है, जो नाइट्रोजनस बेस होते थे उसी नाइट्रोजनस बेस पर डबल स्टैंड पर डीएनए पर ऐसे चिपका रहता था। तो उसी हाइड्रोजन बॉन्ड को तुम तोड़ो, जैसे ये चिपका है हाइड्रोजन बॉन्ड के माध्यम से, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दो, ये खुल जाएगा इसे। क्लियर। उसी चीज को हम बोलते हैं अनजिपिंग या अनवेंडिंग के नाम से जानते हैं। समझ में आया। अब यहां हम देखेंगे होता क्या दोस्तों कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है, लेकिन जहां से ये शुरू होता है, जहां से अपने आप को खुलना शुरू होता है, यानी लिख सकते हैं यहीं पर हम चाहे तो, ध्यान से समझिएगा। ये कहां से शुरू होगा, तो फ्रॉम एक स्पेसिफिक पॉइंट होगा, एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है। उस स्पेसिफिक पॉइंट को हम लोग क्या कह सकते हैं, उसको हम लोग कह सकते हैं इनिशिएशन कह देते हैं, इनिशिएशन कहो, या उसी को ORI साइट कहते हैं। अब आपको ORI साइट समझना है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से रेप्लिकेशन शुरू होता है इसी को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, इनिशिएशन कहते हैं, या तो हम इसी को ORI साइट के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसी यही जो ORI साइट होते हैं, मान लो कि वन ORI साइट, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, जिसको वन ORI साइट किसी चीज में है, किसी ऑर्गेनिज्म में है, तो हम इस प्रकार के साइट को क्या बोलते हैं, रेप्लिकॉन। क्या बोलते हैं इसको, रेप्लिकॉन कहते हैं। समझ में आया। अब ये रेप्लिकॉन बैक्टीरिया यूकैरियोट्स में अलग होगा, प्रोकैरियोट्स में अलग अलग होते हैं, एक से भी ज्यादा हो सकते हैं। तो उसी आधार पर अगर मैं ये समझने की कोशिश करूं कि एक अगर रेप्लिकॉन है, एक ORI साइट है, तो हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकॉन कहा जाता है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि प्रोकैरियोट के केसेस में आप देखते हैं, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स के केसेस में आप देखेंगे, यानी लगभग किसको ले लीजिए, बैक्टीरिया ले लीजिए। बैक्टीरिया के केसेस में आपको क्या मिलेगा भैया, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो डीएनए होता है, ये डीएनए बहुत ही स्मॉल होता है। ठीक है, स्मॉल होगा, यानी इसमें आप देखेंगे कितना होगा, तो वन ORI साइट। दैट इज, इसका मतलब क्या होता है, दैट इज हम बता देंगे मोनो रेप्लिकॉन, यानी एक ही जब है तब ये हमारा क्या हो जाएगा, मोनो रेप्लिकॉन्स के रूप में जाना जाता है। बात समझ में आ गई इतनी बात नहीं। अब यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि अगर मोनो रेप्लिकॉन है, यानी हम अगर दूसरे पॉइंट पर ये समझें कि ये अगर इस कंडीशंस को अगर हम समझें कि प्रोकैरियोट, जैसे प्रोकैरियोट में अगर मैं इसी को यूकैरियोट में देखूं, यूकैरियोट्स में अगर आपको देखने को मिलेगा, तो क्या उसमें भी ये कहीं ORI होगा, नहीं, इसमें ज्यादा हो सकती है। यानी कि हम देखने वाले हैं इसमें क्या होगा, देखिए इसमें हम देखेंगे कि इस प्रकार के रेप्लिकॉन्स में देखेंगे बेटा मैनी ORI साइट।
अच्छा, अब आप देखिए, जब एक से ज्यादा ओआरआई साइट है, एक से अलग अलग जगहों से खुल सकता है, यानी इसका ये मतलब नहीं कि प्रोकैरियोट की तरह एक सिंगल है जो पोर है यहीं से खुलेगा, नहीं, यहाँ से भी खुल सकता है, यहाँ से भी ओपन होगा, यानी अलग अलग स्थानों से होगा। दैट इज द मेनी ओआरआई साइट। उसको क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पर मोनो हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, इसको हम बोल सकते हैं पॉली। क्या बोलते हैं, वहां पॉली कह दीजिए, पॉली रेप्लिकॉन्स कहा जाता है। क्या मामला हमारा समझ में आया भैया, पॉलीरेप्लिकॉन्स के रूप में जाना जाता है, या हम इसको एक मल्टी भी कह देते हैं। ध्यान से देखना, कोई भी नाम से आएगा, चाहे पॉली का हो चाहे मल्टी का हो। समझ में आ गई थी बातें। अब हम इसमें देखेंगे क्या ये हो क्या रहा है। ये जो ओआरआई साइट होता है, यानी ओआरआई साइट से मतलब हम ये बताना चाहते हैं दैट इज जो अनजिपिंग हो रहा है, खुलने की प्रोसेस, अनजिपिंग या इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड कहां पर होगा, स्टार्ट पॉइंट्स, जिस पॉइंट से रेप्लिकेशन शुरू होता है, यानी हमने अनजिपिंग कर दिया, जिस स्थान से खोला जाता है वही हमारा क्या कहलाता है, ओआरआई साइट कहलाता है। क्लियर है तक बात। अब देखेंगे इस कार्यक्रम को करने के लिए बहुत सारे एंजाइम्स का यूज करते हैं, जैसे जैसे मैं यहाँ पे पॉइंट वाइज बताऊंगा, देखेंगे। जैसे हम बताएं कि कौन सा एंजाइम यहाँ पर यूज किया जाता है, तो एंजाइम जो अनजिपिंग के केसेस में हम यूज करते हैं, इसको हम बता देंगे हेलिकेज। क्या नाम है इसका, हेलिकेज। ठीक है, हेलिकेज एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। एंड एक नाम और ले लीजिए, एंड यहाँ पर जो Mg प्लस आयन है, मैग्नीशियम आयन, ये क्या करता है, ये एक्ट एज को फैक्टर, यानी देखिए ये को फैक्टर के रूप में भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मैग्नीशियम का। समझ में आ गई थी बातें, यानी एंजाइम तो समझ में आ गया। अब अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि ये ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, जब रेप्लिकेशन होता है, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन आप देखेंगे कि वाई शेप्ड में क्या बन जाता है, फॉर्क का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन द वाई शेप्ड फॉर्क इज द फाउंड, या फॉर्म ले लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर्म। समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक प्रोटीन होता है SSB, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी पॉइंट, ध्यान से समझिएगा। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है ना, यानी सिंगल स्ट्रैंड को बाइंड करने वाला प्रोटीन ये होता है। अर्थात हम इसमें क्या बता सकते हैं, सिंगल स्ट्रैंड प्रोटीन बाइंडिंग, दैट इज, ये क्या काम करता है, दैट इज प्रिवेंट्स, ये रोक देता है, किसको रोकता है, प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अर्थात ये जो है कहीं ना कहीं क्या करता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड फिर से ना कहीं बना ले उस स्ट्रैंड से जुड़ करके, इसीलिए इसको रोकने का वो क्या करता है, काम करता है। समझ में आ गया, ये हो गया। अब यहाँ पर हम एक चीज और समझेंगे, एक एंजाइम्स में अगर और आपके सामने रखती हूँ, जिसका नाम होगा भैया टोपो आइसोमेरेज। टोपो आइसोमेरेज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टोपो आइसोमेरेज। देखो टोपो आइसोमेरेज का भी एक अपना रूल होता है। देखो क्या काम करता है, ये जो है टोपो आइसोमेरेज क्या करता है, इन प्रोकैरियोट के केस में इसका नाम होता है कुछ, इन प्रोकैरियोट में हम इसको क्या कह सकते हैं भैया, इन प्रोकैरियोट डीएनए 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 गायरेज, क्या बोलते हैं इसको, डीएनए गाय, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि प्रोकैरियोट में हम क्या बोलते हैं इसको, डीएनए गायरेज के नाम से जानते हैं। लेकिन टोपो आइसोमेरेज का काम क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट देखिए, ये कहता है कि रिलीज करता है, रिलीज द टेंशन, रिलीज द टेंशन, कहां पर, ये टेंशन कहां पे करेगा, टेंशन फिर करेंगे अराइजेस, जो कहां से अराइज होता है, अराइजेस ड्यू टू अनजिपिंग क्वाइलिंग, समझ में आया। जब डीएनए ऐसे खोलता है, अनजिपिंग करता है, उस दौरान आप देखेंगे एक प्रेशर एग्जिस्ट होता है, एक प्रेशर क्रिएट करता है। उस प्रेशर को हैंडल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कौन से एंजाइम को, आइसोमेरेज कहते हैं। समझ में आया। एक नोट यहाँ जरूर लिख लीजिएगा, नोट में ये हो जाएगा कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है, इन प्रोकैरियोट,
इन प्रोकैरियोट आप देखेंगे तो बहुत ही फ्यू मिनट लेगा, यानी बहुत कम समय लेगा। क्या लेगा भैया? बहुत कम समय लेगा। लेकिन वहीं पर आप देखेंगे जब आप यूकैरियोट में करते हैं, यूकैरियोट, तो आप देख सकते हैं इसमें क्या हो जाएगा, फ्यू आवर्स भी लेता है, यानी कुछ घंटे तक चला जाता है यूकैरियोट में, क्योंकि उसमें बेस पेयर ज्यादा होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर आपसे बताऊं, जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखो ई कोलाई में कितना होता है, 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर होता है। ये तो आपको पता है, मैंने बताया है। इसको पूरे के पूरे बेस पेयर को खोलने में 18 मिनट का समय लगता है। कितना समय लेता है ये? 18 मिनट। समझ में आ गया? यानी हम कह सकते हैं दैट इज कितने बेस पेयर को पर सेकंड में ओपन करता है? 2000 बेस पेयर पर सेकंड, इतना समय लेता है। तब जाकर के तब ई कोलाई के 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर को 18 मिनट के अंदर क्या करता है? ओपन करने का काम करता है। समझ में आया इतना बात? तो इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं अगले दूसरे पॉइंट की बात करता हूँ। आई होप कि मैकेनिज्म का डीएनए रेप्लिकेशन में ये पॉइंट समझ में, यही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी मैं फिगर बनाकर समझा देता हूँ, लेकिन पहले इसका स्क्रीनशॉट लिया। चलिए दूसरा पॉइंट देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन। अब नया चेन बनाना है। यानी पहले पॉइंट में हमने देखा कैसे अनजिपिंग किया, कैसे अनवेंडिंग किया, डीएनए खुल गया। डीएनए खुलने के लिए कौन सा एंजाइम था, क्यों खोला, हाइड्रोजन बॉन्ड को कैसे अलग किया गया, दोबारा हाइड्रोजन कहीं फिर ना जोड़ ले, इसके लिए कैसे टोपोआइसोमेरेज का यूज किया, ये सारी प्रोसेस हमने देखा। अब हम देखेंगे कि कैसे अब वो फॉर्मेशन करेगा, नए चेन का फॉर्मेशन करेगा, न्यू चेन कैसे बनेगा, क्या इसमें इंपॉर्टेंट अहम रोल किसका होगा। तो देखिए इसमें एक होता है, हम लोग यूज कर देते हैं यूज्ड आरएनए प्राइमर। क्या नाम होता है इसका? आरएनए प्राइमर। क्योंकि ये क्या होता है, ऐसे कैटालिस्ट की तरह। अब देखेंगे कैटालिस्ट यानी एंजाइम की भांति ये क्या काम करता है? काम करता है, ठीक है ना। यानी इसके लिए हम कहना चाहिए चाहते हैं कि जो यूज करते हैं, किसको यूज करते हैं? जो हम लोग आरएनए, कौन सा एंजाइम? पॉलीमरेज, है ना, जो कि एक प्रकार से इसको हम क्या बोल सकते हैं? प्राइमेज भी कहा जाता है। समझ में आया? ये किस फॉर्म में स्टैंड को टाइप मतलब खोलता है? तो 5 प्राइम से लेकर के 3 प्राइम के फॉर्म में इस डायरेक्शन में क्या करता है? डीएनए को ये फॉर्म करता है। समझ में आ गई थी बातें? अब जरूरी ये है कि क्या होता है जब फॉर्मेशन हो जाता है, यानी आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन। अब नया चेन क्या हुआ? बन गया है। नया चेन जैसे बना तो फिर क्या होता है? ये क्या करता है? दिस आरएनए प्राइमर क्या होता है? बाद में रिमूव हो जाता है, रिमूव्ड। यानी इसका सिर्फ एक काम है, आरएनए प्राइमर आएगा, एक नया फॉर्मेशन करेगा न्यू चेन का। अब कहेगा तुम्हारा काम नहीं। जैसे होता है ना कि अपना गर्ज निपट गया, अब जब गर्ज अपना निपट गया तब को भगाओ, इसको भगाओ, हम जानते नहीं कौन है हम। यानी जैसे गर्ज निपटने के बाद हम किसी को पहचानते नहीं, ऐसे यहाँ पर आरएनए प्राइमर का खेल है। ये अपना काम करवा देता है, लेकिन उसके बाद इसकी पहचान रिमूव हो जाती है। उसको कहते हैं तुम जाओ लल्ला, तुम्हारा काम नहीं है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, न्यूक्लियोटाइड ऑब्टेन करते हैं लोग। न्यूक्लियोटाइड ऑब्टेन कहाँ से होता है? कहाँ से लाते हैं ये बनाने के लिए? फ्रॉम द न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड पड़े हुए हैं, वहीं से बटोर लाओ सबको। और ये न्यूक्लियोटाइड बटोर के कहाँ से ऑब्टेन कर दिया? न्यूक्लियोप्लाज्म से कर दिया गया। किस लिए? ताकि हम एक नया न्यू चेन का फॉर्मेशन कर सके। भाई न्यू चेन बनाना है तो न्यूक्लियोटाइड चाहिए। न्यूक्लियोटाइड को लाने के लिए तुमको जाना पड़ेगा किसके घर पे? न्यूक्लियोप्लाज्म में जाएंगे, जो कि न्यूक्लियस का लिक्विड होता है, उसी को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो वहां से न्यूक्लियोटाइड बटोरो और नया चेन का क्या करो? फॉर्मेशन शुरू कर दो। अब हम इसमें ये देखेंगे कि आखिर जो न्यूक्लियोटाइड वाला भाग है, यानी ये जो न्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना, न्यूक्लियोटाइड क्या करता है भैया? ये फाउंड होता है कहाँ पर? फाउंड इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ ट्राइफॉस्फेट। अब ये ट्राइफॉस्फेट के रूप में न्यूक्लियोटाइड पड़ा रहता है। अर्थात कौन कैसे होता है ट्राइफॉस्फेट, मतलब बता देंगे लाइक कौन कौन से हैं, तो मैं उसका कोई नाम देता हूँ। देखेंगे यहाँ पे जैसे हो जाएगा DATP, जैसे यहाँ पर हम बता सकते हैं क्या? DGTP, है ना। जैसे हम बता सकते हैं किसके फॉर्म में? जैसे हम बता सकते हैं DCTP। एक और ले लीजिए कोई, DTTP। देखो
TTP, ये सब एक प्रकार से एनर्जी सोर्स ही है। एनर्जी सोर्स है, रेप्लिकेशन जो होता है उसमें खर्चा लगता है इन लोगों का, और यही सब खर्चा करने के बाद यानी ये एनर्जी खर्च हो जाती है, तब ये बनता है हमारा क्या, एक नया चेन का फॉर्मेशन होता है। ऐसे नहीं कि एनर्जी नहीं है और तुम जाके कोई फॉर्मेशन नया चेन करोगे, नहीं कर पाओगे। आपको नया चेन बनाना है, आपको एनर्जी एक्सपेंड करना पड़ेगा। वो एनर्जी कहाँ से आएगी, वो एनर्जी इस प्रकार से एनर्जी से आएगी, जो कि न्यूक्लियोटाइड देखा जाता है ट्राइफॉस्फेट के रूप में होता है, जो इसके कई सारे फॉर्म होते हैं, आप देख सकते हैं ये सब एनर्जी के फॉर्म होते हैं, सब कहीं ना कहीं ब्रेक करेंगे, एनर्जी देंगे, तो इस फॉर्म में हम देखेंगे ये पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब न्यूक्लियोटाइड को क्या करना है, वो सेपरेट करते हैं यहाँ से। न्यूक्लियोटाइड यहाँ से क्या हो जाता है भैया, सेपरेटेड, यानी इसको सेपरेट कर दिया जाता है। और सेपरेट करने के बाद हम क्या करते हैं, एवरी रिलीज, जब जब वो रिलीज करेगा, एवरी रिलीज यूज्ड बाय, किसके द्वारा होगा, यूज्ड बाय डीएनए रेप्लिकेशन, यानी डीएनए रेप्लिकेशन के माध्यम से हम क्या करते हैं, न्यूक्लियोटाइड को क्या करते हैं, अलग करना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। यानी हम ये कहते हैं कि जो फॉर्मेशन होता है किसका, फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन का फॉर्मेशन हो गया किस फॉर्म में भैया, तो बता देंगे 5 to 3 डायरेक्शन। अभी मैंने आपसे बताया था 5 से 3 डायरेक्शन में क्या होता है, न्यू चेन का फॉर्मेशन होता है, जैसा कि वहां पर मैंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे ये आरएनए पॉली प्राइमर यूज करते हैं इस फॉर्म में, तो ये काम हो जाता है। बाद में आप देख सकते हैं कि वन चेन जो होता है, एक चेन जो होगा, ये एक चेन कैसा होता है भैया, वन चेन ऑफ डीएनए, ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा, कोई ब्रेकडाउन नहीं होगा, कॉन्टिन्यूअसली, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड। जो चीज कॉन्टिन्यूअस होगा इसके लिए हम लोग यूज कर देते हैं भैया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको लीडिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। भाई कोई तुम्हारे अंदर दिक्कत है नहीं तो लीड बना के आगे बढ़ जाओ, तो लीडिंग स्टैंड। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे अभी, जैसे एक दूसरा वाला जो स्टैंड होता है, अदर वाला क्या होता है, अदर वाले में तकलीफ है, ये डिसकंटिन्यूअसली होता है, डिसकंटिन्यूअसली होता है, ठीक है ना। डिसकंटिन्यूअसली होता है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल फ्रेगमेंट पाए जाते हैं, स्मॉल फ्रेगमेंट, छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, गैप हो जाते हैं, उस गैप को ही इस नाम से हम, इसका नाम क्या देते हैं भैया, इस नाम को हम बोल देते हैं ओकाजाकी। क्या नाम है उसका, ओकाजाकी, क्योंकि इन्होंने खोजा था तो इन्हीं के नाम से ओकाजाकी फ्रेगमेंट के नाम से जाना जाता है। हम आगे देखेंगे कैसे ओकाजाकी को कैसे कौन जोड़ता है, तो यहाँ पर हम देखें उसको ओकाजाकी के नाम से जानते हैं। और यही जो फ्रेगमेंट होते हैं ना भैया, ये जो फ्रेगमेंट्स आप देख पाते हैं, इस फ्रेगमेंट्स को ऐसा कोई है जो जोड़ेगा तो उसका नाम है डीएनए लाइगेज। ये क्या करता है, ये ज्वाइन करता है, ज्वाइन करता है किसको, ये जो सेगमेंट्स होते हैं, इन्हीं सेगमेंट्स को आपस में क्या करता है, ये जोड़ देने का काम करता है। इस प्रकार से आप देखेंगे एक हमारा डिसकंटिन्यूअस बना, एक कंटिन्यूअस बना, बाद में उसको ओकाजाकी फ्रेगमेंट को जोड़ा किसने, डीएनए लाइगेज जोड़ दिया, बाकी एक तो कंटिन्यूअस बन जाएगा। इस प्रकार से एक पैरेंट तो ये है और एक न्यूली चेन हमारा क्या होता है, नया चेन फॉर्म्ड हो जाता है। क्लियर बात है यहाँ तक। अब इसका हम फिगर के माध्यम से एक्सप्लेन करें, फिगर बना देता हूं जब तक इसका आप इसे सॉल्व। चलिए देखिए, इसमें फिगर आपके सामने बना हुआ है, आप देख सकते हैं। मैंने दिखाया कि किस तरह से बनाया, जैसे ये हमारा डीएनए था जो कि 5 to 3 स्टैंड में था, ये 3 to 5 स्टैंड में था, ठीक है। अब यहाँ पर आपने देखा कि ये एरिया जैसे मैंने एक मार्क कर दिया, यहाँ से यहाँ तक का एरिया हमको क्या करना, पहले ओपन करना है। लिखा हेलिकेज या अनविंडेज अनजिप डीएनए स्ट्रैंड, यानी ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस जो है, उस नाइट्रोजनस बेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड को कैसे तरह हमको ब्रेक कर देना। ये ब्रेक करने के लिए एंजाइम आपके सामने है, ये क्या करेंगे, ये डायरेक्शन ऑफ द अनविंडिंग करना शुरू कर देंगे। आप देख पाएंगे यहाँ तक है, मैंने एंजाइम लगाना शुरू कर दिया। अब ये क्या काम करेंगे, तोड़ते हुए, जिससे पहले इतना था, अब जैसे एंजाइम लगेगा ये आगे बढ़ता है, ये ओपन, ये पूरा ओपन हो जाएगा, इतना खुलता रहेगा इसे। जैसे जैसे ये हम एंजाइम सरकाते रहेंगे, ये आगे का एरिया मूव आता रहेगा, इससे समझिएगा मूव आ रहा है अपना, क्योंकि उसको पता है कि हमारे एंजाइम पीछे जा रहा है, बैक जा रहा है।
ये चला है पीछे और ये धीरे धीरे बाइफरकेट हो रहे, ओपन हो रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा जब ये नया बना लीजिएगा। यही तो हमको बनाना है रेप्लिकेशन करवा के। अब जैसे यहाँ पर आप देख पाते हैं कि ये बना क्या, अब दूसरे स्टेप में देखेंगे सेम प्रोसेस वही है, 5 से 3, 3 से 2 5। ठीक, अब यहाँ जैसे देखेंगे और मुंह इसका फैला, आप देखेंगे तो यहाँ पर एक छोटा छोटा पॉइंट लगा होता है 3 स्ट्रैंड पर, देखेंगे लिखा है SSB सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि प्रिवेंट करता है कि रिज्वाइनिंग ऑफ कहीं ये आपस में जाकर के जुड़ न जाए। फिर जैसे ऐसे है, अब बीच में लगा है हमारा एंजाइम, अभी एंजाइम में अगर हमने वहां पे ये SSB न लगाया होता तो ये आपस में जहां से जुड़ा था फिर SH बन जाता है इतना, तो वो ना हो पाए इसलिए हमने SSB का यूज कर दिया सिंगल स्ट्रैंड DNA बाइंडिंग प्रोटीन को। अब आगे देखेंगे ये जो यहाँ पर इस लास्ट एंड पर देखो ये अपना एक सिंथेसिस कर चुका है, ये 5 था तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आप देखेंगे स्ट्रैंड यहाँ पर 5 से बन गया, 3 बन गया। यहाँ 3 वाले पर DNA पॉलीमरेज थर्ड यूज किया जाता है। ध्यान दीजिए, अभी मैं DNA पॉलीमरेज के बारे में बता देता हूँ। ये DNA पॉलीमरेज थर्ड का यूज किया जाता है ताकि नए DNA स्ट्रैंड को क्या करना, सिंथेसिस करने के लिए। तो ये बहुत अहम रोल देता है भाई, याद रखिएगा। DNA polymerase third enzyme that is a very important to synthesis of a new strand DNA, स्पेशली ये DNA रेप्लिकेशन में आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ देखेंगे इस वाले से यहाँ पर भी बनेगा एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड तैयार हो जाएगा जो कि 5 था अपोजिट होकर बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया कहानी। अब देखेंगे ये वाला एरिया जो था यानी 3 स्ट्रैंड पर क्या था, ड्यू टू द अनजिपिंग यानी ओपन हुआ, वाइल्ड हुआ, इस प्रकार से इस पार्ट पर एक रिलीव्ड कर दिया गया बाई ए आइसोमरेज यानी उसको गायरेज, जैसे कि बैक्टीरिया में मैंने बताया था यहाँ पर एक आइसोमरेज एंजाइम हो जाता है। समझ में आया, यानी उस प्रेशर को कम करना जो टेंशन हुआ था खोलते समय ओपन करते समय उस डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्क के माध्यम से, तो वहां उस प्रेशर को कम करेगा कौन, आइसोमरेज करेगा ही। अब देखेंगे अगले पॉइंट में देखेंगे ये वही 5 to 3 प्राइम, ये देखिए नहीं लिखा 5 to 3, 3 to 5 वह चल रहा था। अब क्या हुआ, अब ये हमारा एंजाइम थोड़ा और आगे आ गया और बैक आ रहा है, धीरे धीरे ये अपने इस फॉल के एरिया में आ रहा है। अब यहाँ पर पहुंच गया, अब देखेंगे फिर एक नया सिंथेसिस वो तो चलेगा और उसकी सिंथेसिस की जो लंबाई होगी न्यू डीएनए का उसकी भी इंक्रीज होती रहेगी। अब ये देखेंगे 3 to 5, 5 to 3, जब ये 3 to 5 यानी 5 से 3 वाले स्ट्रिंग मैंने आपसे बता दिया कि 5 to 3 स्ट्रिंग में फॉर्मेशन हो रहा है। देखो ये बना, यहाँ पर जब बना भैया तो यहाँ पर ये लगा है जो एक प्रकार का हम कहते हैं प्राइमर, क्या होता है आरएनए प्राइमर दैट प्रोवाइड द इनिशियल 3 हाइड्रोक्सी, 3 पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे होते हैं, वो देखेंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये 3 पर हाइड्रोक्सी होने की वजह से ये फॉर्म क्या करता है, ये फास्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। और जो आप देखेंगे ये तो 5 का था, लेकिन उसी 5 की एरिया से आपने ये तो देख लिया, लेकिन ये वाला जो है ये वाला ये क्या करेगा, डीएनए सिंथेसिस टेक प्लेस इन द 5 to 3 प्राइम। आप देखेंगे 5 से 3 प्राइम की ओर डीएनए का फॉर्मेशन होगा एंड दिस स्ट्रैंड इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ डीएनए ओपनिंग। डीएनए जहां से ओपन हुआ है उस डायरेक्शन में ओपन हो जाता है यानी उसी डायरेक्शन में मुड़ेगा। और आप देखेंगे इस प्रकार का जो फॉर्मेशन होता है ये आप देख रहे हैं, देखो यहाँ से ओपन हो रहा तो उसी डायरेक्शन में मुड़ गई है, तो ये क्या बनाएगा, ये कंटिन्यूअस बनाएगा। इसको हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड के रूप में जानते हैं, जिसमें कोई फ्रेगमेंट ना हो, कोई ब्रेकडाउन ना हो, दैट इज कॉल्ड एज द कंटिन्यूअस या फिर लीडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। क्या मामला समझ में आ रहा है। लेकिन वहीं आप देखेंगे दूसरे स्ट्रैंड पर देखेंगे जहां 3 to 5, क्योंकि मैंने कहा था कि 3 to 5 वाला हमारा नहीं है, 5 to 3 वाले में फॉर्मेशन हो रहा है। ये देखिए न्यू सिंथेसिस टेक प्लेस इन द 5 to 3 प्राइम, जो कि आपके सामने कंटिन्यूअस फॉर्मेशन में या लैगिंग फॉर्मेशन में लीडिंग फॉर्मेशन में स्ट्रैंड तैयार हो गया। जब आप 3 to 5 स्टैंड की ओर जाते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर कि छोटे छोटे ब्रेक होंगे, देखो फ्रेगमेंट हो गया, टूट गया। जैसे ये चला 3 to 5 था पूरा, पहले यहाँ गया तो ये देखो 5 to 3 आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री बना स्टैंड। जैसे टूटा तो फिर अब इसके लिए तो ये 3 है, लेकिन अब यहाँ से जब अगला स्टैंड तैयार होगा तो ये 5 हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में। और ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट होते हैं, इसी फ्रेगमेंट को क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं, इन्हीं साइंटिस्ट के नाम पर बना है। यानी हम कह देंगे कि आर फॉर्म्ड द न्यू सिंथेसिस स्ट्रैंड इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द डीएनए ओपनिंग। डीएनए ओपनिंग जिधर हो रहा है उसके अपोजिट में चला गया, जाना था इसको इधर लेकिन आ गया इधर, देखिए अपोजिट में चला है, तो ये अपोजिट पेयर में आ रहा है ओकाजाकी पेयर, जिसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं डिसकंटिन्यूअस या फिर लैगिंग स्ट्रैंड के रूप में जानते हैं। बाद में हमने इसी को याद करिए, अभी बताया था कि डीएनए लाइगेज नामक एंजाइम के माध्यम से इस ओकाजाकी एरिया को क्या करते थे,
इस ओकाजाकी फ्रेगमेंट को हम लोग जोड़ने का काम करते थे। समझ में आई थी बातें? तो ये हो गया हमारा एक मैकेनिज्म था कि कैसे रेप्लिकेट करता है डीएनए। समझ में आ गई थी बातें? अब मैं थोड़ा सा एक नोट बता देता हूँ डीएनए पॉलीमरेज। ये जो था डीएनए पॉलीमरेज होता क्या है? ये 3 प्रकार के हैं डीएनए पॉलीमरेज, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है ना? यानी हम इन्हीं तीनों के विषय के बारे में आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से ये क्या काम करते हैं। ठीक है ना? यानी ओरेनबर्ग साहब ने जो था यानी 1975 में जब इस प्रकार के एंजाइम्स की खोज हुई थी, यानी डीएनए जो पॉलीमरेज फर्स्ट जो था ओरेनबर्ग ने 1975 में खोजा था। अपना अलग अलग सबका फंक्शन है, उसको मैं अलग से बता देता हूँ एक शॉर्ट नोट में। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं मुश्किल से 5 मिनट का और काम है, बाकी खत्म हो जाएगा लेक्चर। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से लें। चलो देखो बाबू, अब इसमें एक नोट दिया है कि डीएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट के केसेस में 3 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? द डीएनए पॉलीमरेज आर फाउंड इन द केस ऑफ द प्रोकैरियोट, इट इज अ 3 टाइप। फर्स्ट आप देख सकते हैं कि फर्स्ट का नाम क्या भैया? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, जो कि क्या होता है? कोरेनबर्ग नामक एक साइंटिस्ट है जिन्होंने सन 1975 में सबसे पहली बार इसको ढूंढा। और कहाँ पे सबसे फर्स्ट टाइम डिस्कवरी हुई? तो लैब में किया था, लेबोरेटरी मेथड के माध्यम से फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड द पॉलीमरेज फर्स्ट डीएनए बाय द कोरेनबर्ग। नाउ क्या काम है? फंक्शन एज द एक्सोन्यूक्लियस। आपने जाना एक्सो माने क्या होता है? बाहर, यानी बाहर के न्यूक्लियोटाइड को कट करने में इसका यूज किया जाता है। ये सेपरेट करता है किसको? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, जो आरएनए प्राइमर हम लगाए थे अभी फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन के लिए, तो उसी आरएनए जो प्राइमर को अलग कर देता है। कहाँ से? डीएनए से। कहता तुम जाओ, तुम्हारा काम हो चुका। मैंने कहा था ना, काम हो जाने के बाद कह दो जाओ, तो वही वाला काम है। अब आरएनए प्राइमर ने रेप्लिकेशन न्यू चेन फॉर्मेशन में काम किया, अब उसको भगाने वाले जिम्मेदारी किसके पास मिल गई है? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के पास, सॉरी डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के पास। ये हो गया। और क्या करता है? आल्सो फिल द गैप, जो गैप था छोटा छोटा अभी मैंने बताया था, उसको भरने में काम करता है। अर्थात इसको हम क्या बोलते हैं? डीएनए रिपेयर एंजाइम के रूप में जानते हैं। दूसरा हमारा डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, क्या है ये? बहुत लीस्ट एक्टिव, बहुत कम एक्टिव होता है रेप्लिकेशन के केसेस में, हेल्प करता है। ये फिर डीएनए रिपेयर करने में मदद करता है। किसकी एब्सेंट में? जब पॉलीमरेज फर्स्ट और सेकंड नहीं होता है तो ये मदद करने लगता है रिपेयरिंग करने में डीएनए की। समझ में आई थी बातें? अब हम देखेंगे लास्ट, जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। राइट? क्या करता है? मेन एंजाइम यही है, डीएनए रेप्लिकेशन में काम करता है। बहुत ही लार्ज चेन का फॉर्मेशन अगर करना है तो आपको किसकी मदद लेनी पड़ेगी? तो आपको मदद लेना पड़ेगा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? रेप्लिकेज के नाम से जानते हैं। क्या मामला समझ में आ रहा है? पूछा जाएगा कि व्हाई द डीएनए पॉलीमरेज थर्ड इज कॉल्ड एज अ रेप्लिकेज? बिकॉज इट फॉर्म अ लार्ज चेन। ये बहुत बड़ी चेन का फॉर्मेशन करने के लिए बहुत बड़ा अहम रोल अदा करता है। सो इट इज कॉल्ड एज रेप्लिकेज। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से ये हमारा पॉलीमरेज वाला जो पार्ट था प्रोकैरियोट्स में हमने बता दिया। तो आज इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और वीडियोस को अच्छे से देखा करिए, पढ़ा करिए, क्योंकि अब धीरे धीरे समय बहुत नज़दीक आ रहा है। आपके एग्जाम टाइम्स पीरियड पे इज वेरी कमिंग सून। सो बिफोर है, तैयारी का पीरियड है, तो मेहनत करके पढ़ाई करिए, नोट्स अपना प्रॉपर बनाते रहिएगा। सेल्फ नोट पढ़ते पढ़ते सेल्फ जरूर बनाइए, वही आपके सबसे बेस्ट संसाधन, सबसे बेस्ट वेपन्स होते हैं एट द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन। क्लियर? तो इतना पढ़िएगा, और वीडियो अच्छी लगी होगी साथियों तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और जो सब्सक्राइब ना किए होंगे वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।